किसान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी और रामलीला मैदान में अपनी बात राहुल गांधी ने भी रखी। राहुल गांधी के लिए दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 59 दिन तक कहिए विदेश में रहे, उसके बाद लौटे। सवाल यह था कि क्या वाकई उनकी रिलॉन्चिंग है, क्या वाकई कांग्रेस खुद को मतने को तैयार है, क्या वाकई इस किसान मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की स्थिति में कांग्रेस आ सकती है। सोनिया गांधी ने मार्च किया संसद से राष्ट्रपति भवन तक, सारे राजनीतिक दल एक साथ आकर खड़े हुए और आज जो भाषण रामलीला मैदान में हुआ, हमको लगता है उसको लेकर जिक्र संपादकों के पैनल से आज जरूर करना चाहिए, जो तमाम वरिष्ठ एडिटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका हम जरा सिलसिलेवार तरीके से पूछते हैं कि दरअसल राहुल गांधी की अगर ये रिलॉन्चिंग है, राहुल गांधी अगर कांग्रेस में जान फूंक सकते हैं, राहुल गांधी अगर बीते 11 महीने की सरकार के बाद 1 महीने के बाद 1 साल सरकार के हो जाएंगे, तब नई दिशा से कांग्रेस हमला बोलना चाहेगी। इन सारी स्थितियों के बीच राहुल गांधी को आज कितने नंबर दिए जाए? नंबर का मतलब यहां पर यह नहीं है कि उनको डिस्टिंक्शन मिलेगा या क्या मिलेगा, ये नंबर का मतलब यह है कि नजरिया क्या है किसी भी एडिटर का राहुल गांधी के भाषण को लेकर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद इस बात का जिक्र करते हैं, वो टेलीविजन भी देखते हैं और अखबार भी पढ़ते रहते हैं और जानते समझते रहते हैं। शशि शेखर जी, आप ही से शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि आप चीफ एडिटर हो अपने यहाँ के हिंदुस्तान समाचार के। राहुल गांधी के भाषण को नंबर कितने दिए जाए? मैं नंबर देने के खिलाफ हूँ, इसलिए कि नंबर अंत में तो वोट के ही आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नंबर देने चाहिए। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं 10 में से 8 नंबर दूंगा। 10 में से 8 नंबर देंगे? इतना शानदार भाषण, उनका भाषण बहुत अनडाउटेडली अब तक का जो उनका रिकॉर्ड रहा है उसका द बेस्ट भाषण। क्या बहुत दिन बाद सुनने को मिला इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, मैं उनको लगातार सुनता रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर भाषण उन्होंने इससे पहले नहीं दिया था, तो 8 नंबर के हकदार हैं। जनसत्ता के संपादक ओम थानवी साहब, कितने नंबर दे पाएंगे आप? 6.5 नंबर। ऐसा क्यों? आधा नंबर जो है जोश का, 6 नंबर उनकी स्क्रिप्ट का। लेकिन कुल मिला के नंबर की बात अलग है। मैंने पहले भी कहा कि भाषण उनका अच्छा था। सामान्य तौर पे वो फर्स्ट क्लास नहीं आ पाते थे ना भाषण में, आपने 6.5 दिए हैं, 60% से ज्यादा। आत्मविश्वास उतना नहीं झलकता था, मतलब ये जैसे एक अपरिपक्वता जो है उसका इजहार होता था। आज जो है वो खुद अपने काबू में थे, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जितनी सहजता होनी चाहिए जो नरेंद्र मोदी के भाषणों में होती है तैयारी के साथ में, वो होती, तब मैं 8 तक चला जाता। 10 में 10 तो उनको भी नहीं देता हूँ। अच्छा। आलोक मेहता जी, देखिए, मैं पहले 2 बात कहूँगा कि एक, उन्होंने राहुल गांधी की लॉन्चिंग की बात पूरे कल से हम लोग चर्चा में कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस भाषण से और ये इस पूरी रैली का असर जो होगा, कांग्रेस जिसके बारे में हम तक जैसे लोग भी मानने लगे थे कांग्रेस अब गई, अगले 10 साल तक नहीं गई, जो आपने भी जिक्र किया था, वो ख़त्म होती जो दिखाई दे रही थी। राज्यों में कांग्रेस में इससे जान आ जाएगी कुछ हद तक। मैं नहीं कह रहा हूँ 100%। राहुल गांधी या वजह नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने वाला कोई दिखाई दे। देखिए, हर आदमी जैसा राहुल गांधी से उस समय हमने आपके सामने भी कहा था, सफ़ेद घोड़े पर बैठ के आता है, हम कहते थे नहीं सफ़ेद घोड़े पर आता है। नरेंद्र मोदी तब घोड़े पर आ गए। इस बार राहुल गांधी तलवार लेकर घोड़े पर बैठे आज दिखाई दिए हैं। वो आगे बढ़ेंगे कि नहीं वो अलग बात है, और इसलिए वो बढ़ना चाहेंगे। घोड़ा बढ़ेगा कि नहीं? नहीं, घोड़ा बढ़ेगा। मेरा मानना है कि घोड़ा बढ़ेगा यदि वो, क्योंकि अब वो जीवन मरण का सवाल है। और ये कांग्रेस के भी हजारों ऐसे लोग होंगे शायद जिनके जीवन मरण का, क्योंकि वो कहीं एकदम उतने दल बदल करके बीजेपी में नहीं शामिल हो सकते। जनता वोट इधर उधर कर देती है। कई लोग ऐसे हैं भारत में जो गाँव के खास करके, वो मन में उनको रहता है कि अच्छा सिंधिया ने किया था, और राजाओं का जमाना हो तो माधव विजयराजे घोड़े पर भी बैठाया, तलवार भी हाथ में है। नंबर अब कितने देंगे? मैं तो वही 80 जो 8 नंबर जो कहा, मैं सहमत हूँ कि आज उन्होंने जो परफॉर्मेंस अभी तक का था, जिससे हम बहुत निराश, मैं खुद भी बहुत मानता था, उस दृष्टि से उनको आज के भाषण को, आगे वो क्या करेंगे उसके लिए 8 नंबर नहीं है, आज के लिए 8 नंबर है। रामकृपाल जी, फिर कोई परीक्षा होगी तो फिर इस भाषण को लेकर जो भी जैसे भी समझ रहा हो, लेकिन एक पत्रकार का नजरिया क्या कहता है? बड़े लंबे पत्रकार के अनुभव होते हैं उसके साथ जुड़े हुए। राहुल पहली बार उनको ये समझ में आ गया कि किस लिए बोलना है और किसके लिए बोलना है। ये चीज़ें बहुत पॉइंटेड क्लियर थी उनको, किस जगह पे आप जा रहे हैं, क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है। यही नेता की खूबी होती है कि कहाँ कब क्या बोलना है। बीजेपी के बड़े नेता कहते थे सड़क पर कि हमें गर्व है बाबरी मस्जिद विध्वंस पर, संसद में कहते थे शर्म है। तो कहाँ कब बोलना है, क्या ऑडियंस है, राहुल को इसकी समझ आ गई है। इसलिए मैं 7 नंबर दूंगा इनको। ईमानदारी की बात, 70% काफ़ी होता है।
अभी ज़्यादा नंबर हो जाएगा तो अभी तो जो 30% है ये शुरुआत है। नंबर आज के लिए दिए गए हैं, ये बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कोई भी नंबर हमेशा के लिए नहीं होता है। एक बात आपने जिक्र की, राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि कब कहाँ क्या बोलना है। ये नेता होने की पहचान है या अवसरवादिता है? देखिए, अवसरवादिता अनिवार्य शर्त है नेता होने के लिए। नेता होने की पहली शर्त है अवसरवादिता, और सत्ता में पहुंचने की पहली शर्त है कि व्यवस्था की सारी बुराइयों से सगाई। प्रसून जी, मान के चलिए, इसीलिए मैं कहता हूं व्यवस्था जन विकृतियों से सहअस्तित्व सत्ता की अनिवार्यता है। कोई भी सत्ता में बिना व्यवस्था की विकृतियों से समझौता किए टिक ही नहीं सकता है। तो इसमें कोई दोहरा नहीं। अवसरवादिता जिस दिन सीख ली, देखिए अवसरवादिता, लेकिन किस परसेंट तक? डिप्लोमेसी एंड आइडियोलॉजी, ठीक है, वो रणनीति आपने आजमा लिया तो वो है, वो रहनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अंदर से आप हितैषी हैं। देखिए, एडिटर्स की राय आई है कि डिस्टिंक्शन राहुल को मिल रहा है, ये एवरेज निकल के आ रहा है कि राहुल को डिस्टिंक्शन मिल रहा है। तौर पर हम एक सवाल और आप लोग से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा दें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भाषण दे रहे हैं वही भूमि वाले मसले पर, राहुल गांधी उसी को लेकर कह रहे हैं। दोनों क्या कह रहे हैं जरा सुनिए पहले। कि हमारा सपना है कि देश की आजादी के 75 साल हो, हर किसी का अपना रहने के लिए घर। ये किसके लिए है? हर किसी को रहने के लिए अपना घर, वो किसके लिए है? कौन लोग हैं जिसके पास घर नहीं है? ये अमीर है क्या? ये किसी टीवी चैनल के मालिक का घर नहीं है, उसको देने के लिए कर रहे हैं क्या? किसी अखबार के मालिक को घर नहीं, उसका घर बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? ये मुकेश अंबानी के लिए घर बनाने के लिए कह रहे हैं क्या? इस देश में कौन है जिसके पास घर नहीं है? और परिवार बिना छत के हैं, उसके लिए अगर मैं ये कहूं कि पुरानी सरकार जिम्मेवार है, तो मैं गुनहगार हूं क्या? कहीं हकीकत नहीं है कि देश आजाद होने के बाद जितने लोगों के पास घर था, आज 60 साल के बाद बिना घर के लोगों की संख्या बढ़ गई है। और मोदी जी ने चुनाव कैसे जीता, मैं आपको समझा देता हूं। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। उनकी मार्केटिंग होती है, गुजरात मॉडल का कैंपेन होता है, टीवी पे इश्तिहार होते हैं। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से कर्ज लिया है, और उस कर्ज को वो कैसे निभाएंगे? आपकी जमीन उन उद्योगपतियों को देकर निभाएंगे। इसलिए वो जमीन के बिल को कमजोर करना चाहते हैं, और इसीलिए वो किसान को कमजोर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसान को सही दाम ना मिले, किसान को पानी ना मिले, किसान को फर्टिलाइजर ना मिले, किसान अपने बल पे ना खड़ा हो, कमजोर हो जाए, गिर जाए, और फिर हम उसकी जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को दे दें। यह सोच है। एक बात बताइए, किसकी बात हॉन्ट करेगी जनता में, प्राइम मिनिस्टर मोदी की या राहुल गांधी की? जो दोनों जिक्र हो रहा है, जनता को क्या अच्छा लगेगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद दोनों अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। वो सफाई ज़्यादा दे रहे हैं मोदी, और ये हमला कर रहे हैं, इसलिए लोगों को जो है वो राहुल गांधी की बात इसलिए अच्छी लग रही है कि राहुल गांधी के पास में नई चीज़ें हैं, तथ्य हैं। वो सफाई की मुद्रा में। शशि शेखर जी, जो सत्ता में होता है उसको उसकी अपनी कुछ मर्यादाएं, कुछ सीमाएं बन जाती हैं। एक साल पहले यही जब नरेंद्र मोदी बोला करते थे और जब राहुल गांधी उसका जवाब देते थे, तो लगभग यही स्थिति होती थी। वैसे सफाई देता हुआ नरेंद्र मोदी नहीं मानता हूँ। नरेंद्र मोदी अभी भी आक्रामक थे, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की आक्रामकता थी वो सत्ता की चौहद्दियों में रहने वाले आदमी की आक्रामकता की एक सीमा होती है। सर, ऑब्जेक्टिव टाइप में जवाब चाहिए। जनता को दोनों में क्या अच्छा लगेगा? आलोक जी। देखिए, मैं तो मानता हूं कि राहुल गांधी ज्यादा पसंद में आएंगे। हम और आप पसंद करें ना करें, उस ज्यादा पसंद इसलिए आएगा कि लोग अभी निराश होने लगे हैं मोदी जी के वायदों से। एग्जैक्टली, जो सत्ता के बाहर होता है उसकी बात ज्यादा पसंद आती है लोगों को।
एक आदमी माचिस जला करके बारूद की तरफ फेंक रहा है और एक आदमी माचिस जला के पानी की तरफ फेंक रहा है। दोनों का फर्क होता है, दोनों जला रहे हैं माचिस। बहुत बढ़िया। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से जो आज हल्ला बोला गया सीधे सरकार के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को कटघरे में खड़ा किया गया, सोनिया गांधी ने किया, राहुल गांधी ने किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद क्या कहते हैं इस पे? लोकसभा चुनाव में गुजरात की हाय हाय करते हुए कांग्रेस का सफाया हो गया, 44 पर आ गए। फिर भी कांग्रेस के अंदर ईमानदारी से सोच नहीं है क्या? इतनी बड़ी हार के बाद कुछ तो सोचना चाहिए। यही अब प्रचार उन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस को इतने बड़े आत्मचिंतन के बाद भी कोई नई भाषा नहीं मिल रही है या उनकी घबराहट है? कोई नहीं करता, किसानी कोई नहीं करता, लेकिन मौजूदा वक्त की सियासत में प्यादा किसान कैसे बनाए, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। निशाने पर राहुल गांधी भी हैं, निशाने पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को राहुल ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। ये सारी परिस्थितियों के बीच किसान की हालत जस की तस है। आजादी के बाद से स्थिति बिगड़ती चली गई है, साधने वाला कोई नहीं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। रामलीला मैदान में रैली खत्म हुई, किसान अपने अपने घर लौट चले। इन सब के बीच पार्लियामेंट्रीज को संबोधित किया बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी ने। 4 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। दूसरी तरफ लेफ्ट की माथापच्ची के बाद सीताराम येचुरी नए जनरल सेक्रेटरी होंगे। सीताराम येचुरी उस दौर के नेता जब हरिकिशन सिंह सुरजीत के साथ मिलकर गठबंधन की सियासत इस देश में हो रही थी। उस दौर में जिस वक्त देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं, जिस वक्त हिस्टोरिकल ब्लंडर होता है, ज्योति बसु को नहीं बना के लेफ्ट मानती है, यानी गठबंधन की राजनीति के प्रतीक सीताराम येचुरी रहे हैं। तो करात के बाद अब येचुरी और आम आदमी का बजट जनता के बीच जाकर कैसे बनाया जाए, यह केजरीवाल लगातार टटोल रहे हैं। तो आज संडे वाकई सियासी संडे के तौर पर है।